हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण की युग्म। तो सबसे पहले देखते हैं चर क्या होता है। चर का मतलब इसमें x और y हो। और चैप्टर का नाम क्या है? रैखिक, मतलब चर की घात कितनी होगी? एक। अगर मैं बोला हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब क्या हुआ? वो समीकरण जिसमें x भी हो और y भी हो और दोनों की घात कितनी होगी? एक। जैसे 2x प्लस में 5y प्लस में 10 बराबर 0। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। लेकिन 2x का स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 10 ये नहीं है। तो इस चैप्टर में हम इसी के ऊपर मेनली फोकस करेंगे। तो इसका जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस सी बराबर में 0। समझ में आया? जहां पे a, b और c क्या है? अचर है। और मान के चलो ये है रैखिक। आपने 10th क्लास मतलब 9th में किया है ना, ये ग्राफ वाला। इसका ग्राफ कैसा बनता है? बनाते हो स्ट्रेट बनता है ना। तो अब मान के चलो दो लाइन है, एक लाइन ये, एक लाइन ये। दोनों लाइन यहां पे काटी। जहां पर दो लाइन काटती है वो उसका क्या होता है? हल होता है। ठीक है। हल का मतलब x और y का वो मान जिसको यहां पे रखने पर बराबर में कितना आएगा? हमारा 0 आएगा। वो होता है हल। तो समझते हैं क्या बोलना चाहता है ये। कि मान लो एक रेखा है ऐसा a1 x b1 y प्लस में c1 बराबर 0। ये लाइन नंबर 1 है, लाइन 1। और दूसरी लाइन है ऐसे a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0। ये लाइन नंबर 2 है। ठीक है। अब ये दो लाइन तीन तरह से हो सकती है। या तो एक दूसरे को काटेगी। मान लेते हैं लाइन 1 है ये और ये लाइन है 2 है। अगर वो एक दूसरे को काट रही है तो उसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। या वो एक दूसरे को कभी नहीं काट रही, मतलब जैसे ये है ना, रेल की पटरी होती है, कभी नहीं काटती दूसरे को, समांतर। समांतर रेखा। या लाइन एक के ऊपर एक होगी, एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी, तो इसे बोलेंगे समपाती रेखा। ठीक है। अब ये बताओ, अब हल की बात करते हैं। इन दोनों लाइनें कितने हल होंगे? हल का मतलब x और y की वैल्यू। तो प्रतिच्छेदी रेखा है तो लाइन कितने बार काट रही? एक। तो यहां पे केवल कितना हल होगा? एक हल होगा। समांतर रेखा है, कभी नहीं काट रही, तो क्या होगा? कोई हल नहीं। संपाती रेखा एक के ऊपर एक है तो हर जगह काटे जा रही, जहां जहां टच करी वहां पे क्या काट रही? काट रही है। जहां जहां टच कर रही है वहां पे काट रही है। तो ये कैसा होगा? अनेक हल। ये दिमाग में चिपक गया? ठीक है। देखो अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है संगत। पहले आप बेसिक समझ लो चैप्टर के। अगर आपको चैप्टर का बेसिक पता है तो चैप्टर तो आसान होता है। संगत और असंगत। संगत का मतलब हल होना। संगत का मतलब हल होना। असंगत का मतलब हल नहीं होना।
ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखा का हल है और संपाती रेखा का भी हल है, तो ये संगत है और ये भी क्या है, संगत। लेकिन समांतर रेखा का हल नहीं है, तो ये क्या है, असंगत है। ये बात समझ में आ गया। अब हम तो लाइन खींच के बता पा रहे हैं कि कौन सी कैसे है। अब इसके लिए फॉर्मूला है कि पता करना कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी है, कौन सी समांतर, कौन सी संपाती है। ये तो आप याद कर लेना। अगर प्रतिच्छेदी है तो एक हल होना, हल है तो संगत है। समांतर है तो एक बार भी नहीं काटेगी, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मतलब असंगत है। संपाती है तो हर एक पॉइंट पे काट रही है, तो अनेक हल है, तो संगत है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, अगर आपका A1/A2 का अनुपात बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है, तब वो होगी प्रतिच्छेदी रेखा। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है मतलब क्या हुआ, एक हल, और हल है ना, तो ये क्या होगा, संगत। ये बात समझ में आ गया। दूसरा ये है, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ऐसी रेखा क्या होती है, समांतर। समांतर रेखा कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं है मतलब क्या होगा, संगत के संगत, असंगत। ये बात दिमाग में चिपक गया। अगर तीसरा पॉइंट है, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अगर ये तीनों बराबर है तो वैसी रेखा को कहेंगे हम संपाती रेखा, ठीक है। संपाती रेखा मतलब कितने बार काट रही है, अनेक बार, तो कितना हल होगा, अनेक हल होगा। हल है ना, तो मतलब ये क्या होगा, संगत होगा। इतना समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में हल निकालने के 4 विधि हैं। पहला है ग्राफिकल विधि, ग्राफ से बनाएंगे। दूसरा है विलोपन विधि। तीसरा है प्रतिस्थापन विधि। और चौथा है वज्र गुणनखंड विधि। तो चलिए देखते हैं 3.1 पहले वो क्या कहता है। ये रहा। देखो आपका ये रहा 3.1। तो पहला इसमें मेन काम है, आपको स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना। इक्वेशन मतलब कुछ ऐसे रूप में, ठीक है। अगर आपका ये बन गया तो उसके बाद हल निकालना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो क्या बोल रहा है ये, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आयु वाला क्वेश्चन है। और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको क्या करना है, हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, मतलब इक्वेशन बनाना मेनली। तो आफ्ताब है,
और उसकी पुत्री है, और क्वेश्चन क्या है, आयु के लेके बात है। तो क्या करना है, तो मानते हैं 3.1 का क्वेश्चन पहला, तो आफ्ताब की वर्तमान आयु, ठीक है। आफ्ताब की वर्तमान आयु मान लेते हैं x, या लिख दो माना, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, y। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मिनट रुको, ठीक है। तो क्या बोला है, 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले ना, तो मान लो अभी आफ्ताब है, मान लेते 40 साल का, तो 7 वर्ष पहले क्या होगा, 33 का माइनस होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिया है, 7 वर्ष पहले की बात किया है ना, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब की आयु कितनी होगी, अभी x माना है हमने वर्तमान, तो x माइनस 7 होगा, और पुत्री की भी क्या होगा, इसको 7 ऐसे कर ले, तो पुत्री की आयु वो भी क्या होगा, y माइनस 7। क्या बोला है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का, मतलब आफ्ताब तुमसे, मतलब पुत्री के 7 गुनी आयु का हूं, मतलब बीच में क्या आएगा, बराबर। समझ में आया क्वेश्चन, क्या बोला, आफ्ताब पुत्री के 7 गुनी आयु का है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, x माइनस 7, ये क्या हो जाएगा, 7y माइनस 49, तो x प्लस का 7y है, तो इधर माइनस का हो जाएगा, और माइनस 49 है, माइनस 7 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 42। समझ में आया, ये इक्वेशन क्या हो गया, 1। उसके बाद क्या बोला है, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब क्या होगा, अभी x का है, तो x में 3 जुड़ेगा और y में भी 3 जुड़ेगा, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी होगी, x में 3 जुड़ेगा, और जो पुत्री की आयु कितनी होगी, y में भी 3 जुड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और क्या बोला है, मैं मतलब आफ्ताब तुमसे केवल 3 गुनी आयु के रह जाऊंगा, मतलब आफ्ताब मतलब x प्लस 3, मैं तुमसे, दूसरे की देखो, एक आदमी फिर दूसरे आदमी की बात आ गई, जब दूसरे आदमी की बात आ गई तो बीच में लगाओगे बराबर, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो x प्लस 3, इसको इससे गुना करो कितना आएगा, 3y और 3 तिया 9। तो एक काम क्या करो, रकम को एक तरफ रख लिया करो इधर, और xy को इधर, 3y इधर प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस, या 9 प्लस का 3 इधर क्या आ जाएगा, माइनस, तो x माइनस 3y बराबर में 6। तो ये अपना 2 समीकरण हो गया, समझ में आया। तो इसमें बस समीकरण बनाना है, और ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं, जो कि अब आगे करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में बस समीकरण बना देते हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिकेट की बात चल रही है, देखते हैं। क्या बोल रहा है भाई? क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद लिए, और बाद में उसने एक और बल्ला लिया और उसी प्रकार का 3 गेंद लिया 1300 में, तो वही समीकरण बनाना है। तो सिंपल सी बात है, 3 बल्ला लिया और 6 गेंद लिया 3900 में। मान के चलो आप 5 पेन ले रहे हो और 10 बुक ले रहे हो। एक पेन की कीमत है, मान लेते हैं 10 रुपये, तो गुना करके 50 रुपये का तो पेन हो गया, और इसकी मान लो 50 है तो 500 का ये, तो आप 550 रुपये खर्च करके आए हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे हम मानेंगे, माना एक बल्ले की कीमत x रुपये मान लो, ठीक है, रुपए है ना यहाँ पे, तो रुपए मानना है। और एक गेंद है, तो एक गेंद का मूल्य कितना रुपए, y रुपए। तो आपने 3900 रुपये में 3 बल्ले लिए, तो एक की कीमत x है, तो 3 की कीमत क्या हो जाएगी, 3x। और 6 गेंद, एक गेंद की कीमत y है, तो 6 की 6y, दोनों मिला के 3900 रुपये दिया, बीच में जमा आएगा। ये समीकरण 1 हो गया, दिमाग में चिपक गया। और एक और बल्ला लिया तो 1x, और 3 गेंद ली 3y, दोनों मिला के कितना रुपये दिया, 1300 रुपये दिया। समझ में आ गया? तो बिल्कुल हलवा है ना, बस समीकरण बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन। आपने 2 किलो सेब लिया, 1 किलो अंगूर लिया, कितने में, 160 में। और 1 महीने बाद 4 किलो सेब लिया और 2 किलो अंगूर लिया 300 रुपये में, तो वही समीकरण बनाना है। तो 2 किलो और 1 किलो अंगूर मिला के 160 रुपये दिया, तो मानिए क्या, माना 1 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या मान लेते हैं, x रुपये मान लेते हैं। और 1 किलो क्या है, पहले सेब था, उसको सेब लिख लेते हैं यहाँ पे अंगूर, अपनी मर्जी वैसे तो, लेकिन एक काम क्या करो, जो पहले दिया होता है ना उसको मान लिया करो, कन्फ्यूजन नहीं होता। तो मान लिया 1 किलो सेब का मूल्य x और 1 किलो अंगूर का मूल्य है y। 2 किलो सेब, 1 का x है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2x। और 1 किलो का मूल्य अंगूर का y है, तो 1 किलो ही लिया है तो y। दोनों मिलाए कितना रुपए दे रहे हो, 160 रुपये। और आपने 1 महीने बाद गए, महंगाई बढ़ गई, 4 किलो आपने सेब लिया, तो 1 किलो मतलब 4x हो जाएगा। और 2 किलो अंगूर लिया, 2y, दोनों मिला के मतलब जमा कितना रुपये दिया, 300। समझ में आ गया? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।